हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर के आ चुकी हैं। आइए देखते हैं कि हमें क्या सीखना है। उसके पहले मैं आपसे बता दूं, आपकी कुछ सजेशंस हैं और कुछ आपकी क्वेरीज भी हैं जिन्हें मैं जल्दी ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। कल संडे है, जैसा कि आप जानते हैं कि संडे के दिन क्लासेस नहीं आती, तो कल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक वीडियो दिया जाए जिसमें आपको पहले से ये समझाया जाए। देखिए, हमारा काम केवल पेपर के टाइम तैयारी कराना नहीं, लगातार तैयारी हमारी चलती रहती है। और जब हमें शुरुआत से ही पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, तो हमारी तैयारी वैसे भी अच्छी होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल आपके लिए एक सेशन आए जिसमें आपको ये बताया जाए कि आपको किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, कैसे टारगेट करना है बोर्ड को, कैसे अपने टारगेट को हिट करना है। और उसके अलावा मैं आपके लिए एक वीडियो इसकी भी लाऊंगी कि आपको किन बुक्स को प्रेफरेंस देनी है। जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि दीदी क्या करें हम अपने उसके लिए एनसीईआरटी, अपने 12th क्लास के लिए बोर्ड के लिए एनसीईआरटी को प्रेफर करें या किसी और बुक को। तो मैं कल आपको बताऊंगी कि आपको किस बुक से क्या पढ़ना है। आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, लेकिन किन से क्या पढ़ना है ये मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, तो तब तक मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और चैनल को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हमारी क्लास में हमें क्या पढ़ना है। मैंने कल आपको सेट्स के बारे में बता दिया था। कल आपकी एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। आई होप आपको उसमें जो भी क्वेश्चन रहे होंगे वो सब समझ में आए होंगे और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के लिए बेसिक बनाने की तरफ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें इसमें सीखनी है, किस हिसाब से हमें क्या हमारे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये बेसिक्स में ही आता है। अभी आपका जो 1.3 1.4 तक जो भी चल रहा है ये सब बेसिक है। इसके आगे आपको इसमें जो कुछ भी करना होगा वो आगे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सबसेट्स। इंग्लिश में इसे सबसेट्स कहते हैं और हिंदी में इसे उपसमुच्चय कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि हमारे सबसेट क्या होते हैं। वैसे आप हिंदी वाले जो हैं, सेट एक ऐसा जो सेट थ्योरी है, ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मोस्टली हर जो टर्म होता है उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं। जब आप अभी अपने स्कूल्स में पहुंचेंगे, जब स्कूल में आपको टीचर पढ़ाएंगे, तब भी आप देखेंगे कि आपको कहीं भी सेट की जगह समुच्चय या सबसेट की जगह पे उपसमुच्चय ये बहुत कम ही मिलेगा। आप क्या करिए, इन टर्म्स को इंग्लिश में ही याद कीजिए, ठीक है। और ये बोलने में भी आपको आसानी होगी और आगे भी आपके लिए आसानी होगी। तो जो ये उपसमुच्चय है, इसे हम नॉर्मली अपने हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनमें भी हम लोग इसे क्या करते हैं, जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में मैथ्स पढ़ाई जाती है तब भी इन्हें सबसेट और सुपर सेट इसी तरीके बोला जाता है। तो इंग्लिश में ही हम सीख लेते हैं। और परिभाषा जो है इनकी, यानी जो डेफिनीशन है, वो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसेट की जो डेफिनीशन होती है वो क्या होती है, अ सेट ए। अब ये अ आपका आर्टिकल है और ये ए क्या है, हमने सेट एक मान लिया है। अ सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि किसी सेट को यानी किसी सेट ए को हम किसी दूसरे सेट कैपिटल बी का सबसेट कब बोल सकते हैं, जब ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अब आपने कुछ इससे ही मिलती जुलती परिभाषा पढ़ी है अपने इक्वल सेट्स की। आपने देखा था कि वहां क्या होता था, हमारे पास दो सेट होते थे, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और उसमें क्या होता था, कैपिटल ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होता था और कैपिटल बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होता था। तो हमारे इक्वल सेट्स में और सबसेट में क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क ये है, मतलब सबसेट भी इक्वल सेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने केवल वन साइडेड रिलेशन देखी है। आपने देखा कि केवल देखा गया है कि ए का हर एलिमेंट बी में है या नहीं है, ठीक है। तो आइए पहले हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से, फिर मैं आपको ये मैथमेटिकल लैंग्वेज समझाऊंगी। जैसे हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए और उस कैपिटल ए में कुछ आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मान लिया कैपिटल ए के एलिमेंट क्या हैं, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए
बी सी डी इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक और सपोज करते हैं, एक और सेट को। अब कैपिटल बी एक सेट है जिसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, बी डी ए सी एफ जी, ठीक है। ये आपके कैपिटल बी के एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या देखना है, ए कैपिटल ए बी का सबसेट है या नहीं है। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि कैपिटल ए के सेट के अंदर आने वाला हर एलिमेंट क्या बी का भी एलिमेंट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमें ए बी सी डी दिया है, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी हमें ए बी सी डी ये दिया है। तो इसका मतलब जो हमारा कैपिटल ए है ये बी का सबसेट है। अब सबसेट के लिए जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, जैसे कि आप लेस देन ग्रेटर देन लगाते हैं वो ऐसे होता है, यानी आपको वी बनाना होता है। उसी तरीके हमें क्या करना होता है, अपने यू को, यू जो ऐसे बनता है वर्टिकल बनता है, उसे हमें हॉरिजेंटल कर देना होता है। और जो भी सबसेट होता है उसकी तरफ इस यू को बंद रखते हैं, और जिसका सबसेट होता है उसे उसकी तरफ खुला रखते हैं। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। ए में 4 ही एलिमेंट हैं जबकि बी में 6 एलिमेंट है। यानी इस ए को रखने के कंटेन करने के बाद भी 2 एलिमेंट इसमें ज़्यादा है, तो हम इसकी तरफ ही इसका मुंह खुला रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसेट का सिंबल। अब ये जो आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखी है मैं इसको समझा देती हूँ। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ ए स्मॉल ए is an element of A and small a is an element of B। इसका मतलब क्या हुआ कि A B का सबसेट तभी होगा जब कोई एक एलिमेंट A हमने मान लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे A B C D दिया है तो इसी में से A हमने ले लिया, वैसे हम A से हर एलिमेंट को शो कर सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट A जो कैपिटल A में आता है वो एलिमेंट कैपिटल B में भी आना चाहिए। तो यानी अगर A के एलिमेंट कैपिटल B में भी आएंगे तो क्या है, ए बी का सबसेट है। सब का मतलब आप जानते हैं छोटा होता है, सब्सिडरी जैसे बोलते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। सब जो सफिक्स होता है यानी जो नाम या किसी शब्द के आगे जब सब लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, हिंदी में सब का मतलब संपूर्ण होता है, बहुत मतलब वो ब्रॉड हो गया। लेकिन इंग्लिश में जो सब होता है SUB, उसका मतलब क्या होता है, उससे एक छोटा टुकड़ा ले लेना। तो यहाँ क्या है, इस B का एक छोटा टुकड़ा A है, तो इसलिए A इज द सबसेट ऑफ B। अब इससे उल्टा भी हो सकता है B हमारा छोटा सेट हो और A बड़ा हो, तो क्या होगा, B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं, यानी ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रकृति में पाए जाने वाले या फिर अपने नंबर सिस्टम में पाए जाने वाले हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। तो नंबर सिस्टम में पाए जाने वाले एग्जाम्पल आपको आगे पढ़ना है, तो हम तब तक के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक सेट इमेजिन किया कैपिटल A, और वो कैपिटल A सेट है वो अपने अंदर क्या कंटेन करता है, केवल किसी विशेष प्रकार के जानवर। जैसे मान लीजिए कैपिटल A में सभी प्रकार की गायें आती हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने एक बड़ा सेट इमेजिन किया कैपिटल B, और उसमें हमने इमेजिन किया कि उसमें दुनिया के सारे जानवर आते हैं। तो अब आप जानते हैं कि दुनिया के सारे जानवरों में हमारी गाय भी आ जाएंगी, तो कैपिटल A इज अ सबसेट ऑफ B हो जाएगा, ठीक है। यानी कैपिटल A क्या होगा, B के अंदर आ जाएगा, यानी एक तरफ दुनिया के सारे जानवर और दूसरी तरफ केवल गाय। तो ये क्या होगा, जो कैपिटल A के एलिमेंट है वो B में पूरी तरीके से आ रहे हैं। अब इसी तरीके हम एक अगला सेट इमेजिन करते हैं। जैसे कैपिटल A में केवल आपके क्लास के यानी 11th क्लास के लड़कों का समुच्चय है, और जो कैपिटल B है उसमें आपकी पूरी 11th क्लास के बच्चों का समुच्चय है। तो आप जानते हैं कि पूरे स्टूडेंट्स में लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे, और एक तरफ जो कैपिटल A आपका है सेट उसमें केवल लड़के आ रहे हैं। तो क्या होगा, कैपिटल A इस कंडीशन में भी या इस सिचुएशन में भी कैपिटल B का सबसेट होगा। तो आई होप अब आपको जो थोड़े मैंने आपको ऐसे व्यावहारिक एग्जाम्पल जिन्हें कहा जाता है दिया, तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले उस पर। ये आपका Q आप जानते हैं रेशनल नंबर होते हैं, और R
क्या होते हैं, वास्तविक संख्या जिन्हें कहते हैं। क्यू रेशनल नंबर यानी जिनको कहते हैं परिमेय संख्याएं, और आर होते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब कि रियल नंबर्स। तो क्यू भी रियल नंबर्स में आता है, ये हम समझेंगे कि आगे हमारा जो मैथमेटिकल सेट्स जो बनेंगे उनको हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि जो पूर्णांक होते हैं वो किस में आते हैं, किसका सबसेट होते हैं, और जो ये परिमेय संख्याएं हैं ये किसका सबसेट होती हैं, ये हम आगे पूरा समझेंगे। अभी मैंने आपको एक दो एग्जांपल व्यवहारिक बताए जिनसे आपको जल्दी समझ में आएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं, हमारी दो छोटी और डेफिनेशन है, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, सेट एक समुच्चय को कहते हैं। अगर किसी वर्ड के आगे सब लग जाए तो वो उसकी एक छोटी शाखा होती है, छोटी ब्रांच होती है। सबसेट का मतलब हो गया एक समुच्चय जो किसी बड़े समुच्चय के अंदर से निकाल करके बनाया गया। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर सबसेट पे। अब सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, अपने हिसाब से समझ लेते हैं, बाद में इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और उस पर पहुंचेंगे फॉर्मूले पे। पहले देखिए, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो एकदम ही जिसे हम कहते हैं जो एकदम फिट हो, यानी फिट का मतलब है हर चीज़ के लिए उपयुक्त जिसे कहते हैं। तो प्रॉपर का मतलब हो गया उपयुक्त या सबसे अच्छा, और सबसेट का मतलब आप जान ही गए, किसी बड़े सेट से काट करके बनाया हुआ छोटा सेट। तो जो सबसे अच्छा सबसेट माना जाता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ABCD आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ABCD आपको यहाँ भी दिया है, तो इस कंडीशन में AB का सबसेट है, ये आपको पता है। लेकिन अब ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं, ये कंडीशन कब होगी, जब A B का एलिमेंट रखता होगा। ठीक है, लेकिन B A के सारे एलिमेंट रखता होगा, फिर भी B में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, यानी दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि ये हमारा जो A और B वाला सिस्टम बन रहा है, ये भी हमारा प्रॉपर सबसेट का बन रहा है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं पर B के कुछ ही एलिमेंट A में हैं, क्योंकि दो एलिमेंट F और G ऐसे हैं जो A में नहीं आ रहे हैं। यानी एक प्रॉपर सबसेट की परिभाषा क्या होगी, जब किसी सबसेट के सारे एलिमेंट उसके सुपर सेट में होंगे। ठीक है, जो बड़ा वाला सेट होता है उसमें होंगे, लेकिन बड़े वाले सेट का हर एलिमेंट छोटे वाले सेट में नहीं होगा। तो इसका एक ही मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था, अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे तो दोनों इक्वल सेट बन जाएंगे। तो यानी होना क्या चाहिए कि छोटे वाले सेट का यानी A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए, लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो आपको ज़्यादा लंबी डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ेगी। और देखिए, यही आपके मैथमेटिकल डेफिनेशन है, लेट A एंड B बी टू सेट्स इफ A इज अ सबसेट ऑफ B and A is not equal to B, then A is called a proper subset। यानी एक प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब A का हर एलिमेंट B में आएगा लेकिन A और B बराबर नहीं होंगे, तब हम क्या कहेंगे कि जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट है, यानी इसका सबसे अच्छा सबसेट है। अब इसके बाद हम चलते हैं सुपर सेट पर। तो आप जानते हैं कि जैसे सब जो सफिक्स होता है वो लगने से कोई चीज़ छोटी हो जाती है, वैसे सुपर लगने से वो चीज़ बड़ी हो जाती है। तो जहाँ पर हमारा A सबसेट कहलाएगा, उसी जगह हमारा B जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। यानी इसके लिए आपको कोई दूसरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका छोटा वाला सेट होगा वो सबसेट होगा, और जो बड़ा वाला सेट होगा वो सुपर सेट होगा। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं, यानी अगर आपको कहीं ये मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसे क्या क्या कह सकते हैं या क्या पढ़ सकते हैं, A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। ये दोनों चीज़ आप कह सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपको सबसेट के हिसाब से सॉल्व करना है तो आप उसमें क्या लेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर यहीं हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसे हमें सुपर सेट के हिसाब से सॉल्व करना है, तो हम क्या मान के चलेंगे, B इज़ अ सुपर सेट ऑफ B। ओके, तो जो सेट छोटा होता है वो सबसेट होता है, और जो सेट बड़ा होता है यानी जिसके अंदर से छोटा वाला निकला होता है वो सुपर सेट होता है। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे समझ लीजिए। और फिर से मैं बीच में आपके वीडियो के एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि कल का जो आपका सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और प्लीज़ उसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा परिवार लगातार बढ़ता रहे और हम जल्दी से 1000+ हो जाए, और जल्दी से मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे आपके और छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ हो सके, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए भी अदर सब्जेक्ट्स चल सकें। ओके, तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा चला करके भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मैंने आपको सबसेट्स का एक व्यवहारिक उदाहरण यानी एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दिया था कि सबसेट्स क्या होते हैं। लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको मेनली क्या पढ़ने हैं, मैथमेटिकल सेट्स पढ़ने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में जितने टाइप के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस सेट के सबसेट होते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग लिख करके दे दिया है और फिर मैं फाइनली बताऊंगी कि जो इनमें से सबका माई बाप होता है यानी जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कौन सा होता है और छोटे वाले सेट किन के सबसेट होते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, यानी वो संख्याएं जो प्रकृति में किसी न किसी रूप से पाई जाती हैं। अब प्रकृति में कहीं भी आपको संख्याएं तो मिलती नहीं है, ना कहीं आपको नंबर उड़ते हुए दिखते हैं, ना ही कहीं आपने बादलों के ऊपर संख्याएं लिखी हुई देखी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनमें से दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, दूसरी वो जिन्हें आप तौल सकते हैं। तो जितनी चीज़ें काउंट की जा सकती हैं उनकी जो काउंटिंग होती है वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसके अलावा जिन भी संख्याओं को, जिन भी चीज़ों को हम तौलते हैं तो उनके तौलने की भी एक कोई ना कोई नाप होती है। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर ऐसा ही कह के तौलते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो यानी कि प्रकृति में ये संख्याएं पाई जाती हैं। लेकिन आप देखते होंगे कहीं भी आपको -5 नहीं मिलेगा, यानी कोई भी चीज़ क्या होगी, -5 नहीं होगी। ये इंसान की कल्पना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद में हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे सारे नंबर्स के बारे में। जेड जो होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब हमारे ये इंटीजर जिन्हें आप कहते हैं। इंटीजर कहाँ से होते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर के बीच में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे इन्फिनिटी तक फिर जाते हैं। उसी तरह जो हमारे कैपिटल क्यू होते हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं। ये वो सेट होते हैं जो ये वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं और वहाँ पर q = 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी q = 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के नीचे 0 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे इन्फिनिटी नहीं बनने देना है, ओके। उसके बाद में q के बाद में t आता है, कैपिटल T। ये t क्या होते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, यानी वो संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, या वो संख्याएं, इसको मैं अभी बताऊंगी क्योंकि इसके पहले आपको r जानना पड़ेगा, कैपिटल R। अब ये कैपिटल R जो है ये हमारे सभी प्रकार के नंबर्स का माई बाप है, ठीक है, क्योंकि इसी से सारे नंबर्स निकले हुए हैं। तो R क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये रियल नंबर वो नंबर है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, यानी सबको मिला करके बना हुआ जो नंबर होता है रियल नंबर, यानी हर तरह की संख्याएं जिसमें आ जाती हैं केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये आपको आपके आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। शायद आपका 11th या कोई चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, और उसी के में आप पढ़ेंगे कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर्स भी जुड़ जाते हैं आके। कुछ संख्याएं ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें इंसान ने कल्पना की है, तो वो काल्पनिक संख्याएं जुड़ जाती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है। अब जो t है वो t क्या है, मैंने आपको बताया ये अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय मतलब इरेशनल, और ये रेशनल है, और ये टोटल है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से अगर रेशनल को घटा देंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर मिलेंगे। यानी हमारे पास जितने भी नंबर हैं, नेचुरल और जो आपके इंटीजर होते हैं, ये सब मिला करके रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। अब उनमें हम क्या करेंगे, और जब सबको मिला दिया जाता है तो रियल नंबर बनते हैं। तो अगर हम रियल नंबर से रेशनल को माइनस कर दें तो हमारे पास इरेशनल बचेंगे। यानी अगर हम वास्तविक संख्याओं से जो आपके परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हटा दें, वास्तविक में से परिमेय को हटा दिया तो बची कौन, अपरिमेय संख्याएं बची। तो ये वही हैं। अब
हम देखते हैं कि कौन किसका सबसेट होता है। अब यहाँ पर पहले हिस्से में दिया है n इज अ सबसेट ऑफ z। n मतलब हमारा नेचुरल नंबर और z मतलब हमारा जो है इंटीजर। तो जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का हिस्सा है। अब कैसे? क्योंकि आप इंटीजर में देख रहे हैं कि जीरो के उस तरफ पॉजिटिव और जीरो के इस तरफ नेगेटिव आ रहा है, और अगर हम जीरो के इस तरफ नेगेटिव वाला छोड़ दें और जीरो को भी छोड़ दें तो 1 to इन्फिनिटी इसमें भी आता है। यानी जेड जो है यानी पूर्णांक है, इसमें धन पूर्णांक भी आते हैं जो क्या होते हैं, जीरो से ऊपर होते हैं। तो जीरो से ऊपर के जो अनंत तक के पूर्णांक हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा ये होता है पूर्णांक का जो सेट होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और नेचुरल नंबर से मिलकर बना होता है? क्योंकि इतने जो है ये नेगेटिव इंटीजर है, जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद इतने जो है ये नेचुरल नंबर हैं। तो जो नेचुरल नंबर हुआ वो क्या हुआ, जेड का एक सबसेट हो गया। अब इसी तरीके दिया है जेड इज अ सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू हमारा क्या है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, और जेड है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका एक सबसेट होते हैं। क्योंकि ये जितने भी सेट हैं इनमें क्या है, ये जो वो जो परिमेय संख्या आपकी बनेंगी उनमें आपको ये सारे पूर्णांक मिलेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप परिमेय संख्या को लिखेंगे तो q की जगह 0 नहीं हो सकता, लेकिन q की जगह 1 तो हो सकता है। जैसे कि ये मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 2, अब 2/1 लिख सकते हैं हम इसे, और अगर हमने इसे 2/1 लिख दिया तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, अगर यहाँ पर -3 है तो -3 के अपॉन में अगर हमने 1 लिख दिया तो ये हमारी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर बन गया। तो हम देख रहे हैं कि जो जेड है वो भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जेड भी रेशनल नंबर का एक सबसेट है। जो रेशनल नंबर है वो ज़्यादा होते हैं और उनमें से कुछ नंबर्स को निकाल करके हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स बना सकते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आर जो होते हैं यानी रियल नंबर जो होते हैं वो तो सारे नंबर्स का मिश्रण होते हैं, तो इसलिए वो कोई भी हो सेट वो क्यू आर में तो आएगा ही। तो इसलिए जो परिमेय संख्याएं हैं वो आर में आती हैं और जो अपरिमेय हैं वो भी आर में आती हैं। तो इसलिए क्या है, क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। और ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं, ये भी सबसेट होती हैं आर का, तो टी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर। अब उसके बाद में लास्ट में आपको एक टर्म दिया है n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। ठीक है, वो परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या है, जैसे परिमेय संख्याएं क्या हो गया 2/1, या जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो जितने ये पूर्णांक है ये सब क्या है, आपस में अपने आप में परिमेय हैं। लेकिन अपरिमेय क्या होगी, अपरिमेय जैसे आपने सबसे ज़्यादा पाई की डेफिनेशन जब पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो जो पाई है जिसको हम 22/7 बोलते हैं, अब ये 22/7 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका लगभग मान 22/7 आता है। ठीक है, और 22/7 जब हम हल करेंगे तो क्या होता है 3.14 आता है, हम लिख देते हैं 3.14, लेकिन वास्तव में उसका मान जो होता है वो 3.14 नहीं होता, उसके और आगे तक चलता जाता है। आप उसको जितना सॉल्व करते जाएंगे उसका मान निकलता जाएगा, यानी हम इसे पूरा काट नहीं सकते। तो जिन नंबर्स को हम पूरा डिवाइड नहीं कर सकते यानी वो क्या है, ऐसे p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम q से p को डिवाइड करते हैं तो वो पूरा नहीं कट सकता, तो उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब जो ये आपके इर्रेशनल नंबर है इनमें जो नेचुरल नंबर है वो नहीं आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, पूरी तरीके से पूर्णांक होते हैं एक तरह से, यानी पूर्ण अंक होता है, पूरे बने हुए नंबर होते हैं, कहीं भी पॉइंट में कुछ नहीं आता। लेकिन इनमें क्या है, जो आपकी इर्रेशनल नंबर होते हैं ये पॉइंट में आते हैं, 3.141414 ऐसा आ गया, या 3.33333 ऐसा आ गया, या 6.8888 ऐसा आ गया, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर में नहीं आएंगे। अब आप जानते हैं कि जैसे a इज अ सबसेट ऑफ b लिखा जाता था, इसका मतलब क्या होता था, a b का सबसेट है। लेकिन अगर a b का सबसेट ना हो तो आप किस तरह से डिनोट करेंगे, तब आप इसी पर एक कट लगा देंगे। तो वही पर यहाँ पर किया गया है, क्योंकि n t का सबसेट नहीं है तो इसलिए इसे हमने काट दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आपको पढ़ना है
जो भी चीज़ वो हम कल देखेंगे, वरना आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम कल ये देखेंगे कि जो आर होता है, कैपिटल आर, उसके मैं कल ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। कल आपको समझाते हैं कि क्या पढ़ना है, वरना आप अभी से लोड लेने लगेंगे, क्योंकि आपने इस चीज़ को कभी इसके पहले पढ़ा नहीं है। हाँ, और उसके अलावा मैं आपको पावर सेट और यूनिवर्सल सेट भी पढ़ाऊंगी। तो कल की जो क्लास होगी वो आपकी जो 1.3 एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.3, उसकी पूरे बेस को तैयार कर देगी। और उसके बाद परसों की क्लास, यानी कल की क्लास आपको कल ना मिल करके सोमवार को मिलेगी, और जो मंगलवार की क्लास होगी इसमें हमारा जो नया एक्सरसाइज है 1.3 वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि कल आपको एक मोटिवेशनल वीडियो और एक वीडियो मिलेगा, मतलब इसी में मर्ज करके मैं दोनों बनाऊंगी, जिसमें आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेगा और उसके साथ में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, और उसके साथ में आपको कौन सी बुक्स को रेफरेंस में लेना है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। और मुझे एक चीज़ लग रही थी इसमें कि मैं इन्हें इधर हिंदी में लिख दूं, क्योंकि ये जो भी हैं आराम से आप ऐसे समझ सकते हैं। इनको प्राकृतिक कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल। और क्योंकि यहाँ पर एन तो नेचुरल आपको याद आ जाएगा, पर जेड को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर, क्योंकि ये अलग से है, कुछ अलग बना हुआ है पूर्णांक। इंटीजर तो आई लिखना चाहिए था, लेकिन जेड लिख दिया गया, पता नहीं क्यों। पूर्णांक यानी इंटीजर। जो क्यू है इसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, और इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो टी है इसको हिंदी में अपरिमेय और इंग्लिश में इरेशनल बोलते हैं। और आर को तो आप जानते ही हैं, वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ लिखने के बाद क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा मैं आपसे फिर से बोलती हूँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपनी सजेशंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद में लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हर वीडियो पे कम से कम, अभी जैसे मैं अपलोड करूँगी 8:30 पर, 8:30 हो गया, 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद में रात भर में ही कम से कम 20 लोग तो देख ही लेते हैं।